आज की क्लास में यहाँ से डिटेल करना है हम लोगों को वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में डिफरेंस भी देखना है। जैसे ये वेसेक्टोमी है और ये क्या है, ट्यूबेक्टोमी है। ठीक है, मैं फटाफट समझा देती हूँ इसको। देखिए, वेसेक्टोमी इसको कैसे कंफ्यूजन दूर करना है एग्जाम में, तो यहाँ पे आपको इसको देखना है, वैस है ना, तो इससे आपको याद रखना है कि इसका मतलब है ये वही प्रोसेस है जहाँ पे ये जो वैस डिफरेंस है, ये देखिए यहाँ पे इसको कट करके टाई किया जाता है। होता क्या है इससे, होता ये है कि जो सीमेन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्म एंड सीमेन। ठीक है, तो सीमेन में मैंने आपको बोला था कि जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनका भी सिक्रीशन मिक्स होगा किसमें, स्पर्म में, तब जाके हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे वैस डिफरेंस को क्या कर दिया गया है, कट करके, और यहाँ देखिए स्टेप 2 दिखाया जा रहा है, इसको टाइप किया गया है। ठीक है, होगा क्या, अब यहाँ पे टेस्टिस जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस तो करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये यहाँ से जाने के बाद स्पर्म्स जो हैं वो यहाँ से रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेल जो है इसमें स्टेबिलिटी का अच्छा खासा एक तरीका है, सर्जिकल मेथड है ये। सर्जिकल मेथड में पहला मेल्स के लिए कौन सा है, वेसेक्टोमी है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ मैंने लिखा भी है, वेसेक्टोमी इज अ माइनर सर्जरी टू ब्लॉक स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द सीमेन दैट इज इजैकुलेटेड फ्रॉम द पेनिस, यहाँ से जो निकलता है सीमेन। ठीक है, सीमेन स्टिल एग्जिस्ट, देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, सीमेन स्टिल एग्जिस्ट बट इट हैज नो स्पर्म इन इट, इसके अंदर कोई स्पर्म नहीं होगा। आफ्टर वेसेक्टोमी द टेस्टिस स्टिल मेक स्पर्म बट दे आर सोक्ड अप बाय द बॉडी, धीरे धीरे वो बॉडी में डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी पहले ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल केस है वेस्ट डिफरेंस का, और यहाँ पे इसको कट करके ऐसे टाइप कर दिया गया। ठीक है, ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत इजी है ये चैप्टर, है ना, बार बार मैं वही रिपीट कर रही हूँ। ये वेसेक्टोमी है। नेक्स्ट जो सर्जिकल मेथड हम लोग देखते हैं फॉर फीमेल, ये जो था वेसेक्टोमी दैट इज फॉर मेल, और जब हम लोग ट्यूबेक्टोमी को देखना स्टार्ट करते हैं इट्स फॉर फीमेल। ये सारा पार्ट आपका समझा हुआ है, ईच एंड एवरी पार्ट, है ना। जिस भी स्टूडेंट ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से करा है उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये बात क्लियर है कि ये जो पोर्शन है, दिस सेगमेंट इज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी क्या शो हो रहा है कि फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइप कर दिया गया है, यहाँ पे भी फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइप किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक परमानेंट ट्रीटमेंट कॉन्ट्रासेप्शन का हो गया। ट्यूबेक्टोमी इज अ परमानेंट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर वुमेन एंड देयर इज नो गोइंग बैक। क्या है मतलब इसका, देयर इज नो गोइंग बैक, मतलब आप इसको चाहेंगे कि हम इसको फिर वापस रिवर्स कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, परमानेंट मतलब 2-3 जितने चिल्ड्रन चाहिए हो गए उसके बाद इसको परमानेंटली करा लिया बॉडी में, है ना, ये तब के लिए है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम लोगों को करना है दैट इज एमटीपी। बहुत इजी सा ये एक टॉपिक है। ठीक है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, ये कुछ नहीं है, एक्चुअल में वही है जिसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, ये वही है। तो क्या है इसका फुल फॉर्म, क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ भी, और इंड्यूस अबॉर्शन। ठीक है, तो जब कोई ना कोई इंटेंशन होगा, कुछ ना कुछ इसका रीजन होता है, तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है उसको आपको ध्यान देना है। सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई एमटीपी, क्या रीजन पूछा जाता है यहाँ पे, वाई एमटीपी, इसको छोड़ के और कुछ नहीं पूछा जाता एग्जाम में। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये जो सारे देखिए इसकी कॉजेज जो है। ठीक है, अगर हम लोग थेराप्यूटिक रीजन देखते हैं यहाँ पे, तो विमेन का जब लाइफ है वो डेंजर में है और वो प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि काफी टफ टास्क है। ठीक है, फिर यूजेनिक क्या है, यहाँ पे चाइल्ड को ही रिस्क है ना। जैसे मैंने आपको याद है बताया था एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, तो पता चला डॉक्टर को कि जो बॉर्न बेबी जो होने वाला है, तो पता चला कि उसी को कुछ ना कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, कोई मेंटल इलनेस हो सकती है, फिजिकल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, उस केस में भी राइट है कि हाँ इसको कराया जा सकता है। ये कुछ रूल्स हैं जो बनाए गए हैं 1971 में। ठीक है, पहले तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, बट जितनी स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो करते ही हैं। ठीक है, इलीगल तरीके से। नेक्स्ट क्या है, प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय रेप। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे फीमेल है, ठीक है,
और बहुत ज़्यादा उसका टाइम हो गया, उसकी लाइफ को भी मतलब रिस्क है, डॉक्टर ने मना कर दिया। इसका केस मैं बता रही हूँ, रेप का केस बता रही हूँ। काफ़ी न्यूज़पेपर वगैरह में भी निकलता है। तो फीमेल है वो बार-बार मतलब बोल रही है कोर्ट में, कभी वो हाई कोर्ट में बोल रही है, कभी वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेज़ हैं, है ना? तो वहाँ पे उसको मना किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि नहीं, तो डॉक्टर ने बोला है कि आपके मतलब लाइफ को रिस्क है, आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मतलब वो कहती है बार-बार कि नहीं, आप मतलब कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए कि इसको क्या किया जा सके, टर्मिनेट किया जा सके, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, अब चाहे तो चाइल्ड में गैप चाहिए या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव लिया था बट वो क्या हो गया, फेल हो गया। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन मैरिड वुमन, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। और एनवायरमेंटल कंडीशंस जब ऐसे हो, पुअर इकोनॉमिक स्टेटस व्हिच अफेक्ट्स मदर और चाइल्ड हेल्थ स्टेटस, ठीक है? कोई उस तरीके की एनवायरमेंटल फैक्टर में वो सर्वाइव कर रही हूँ जहाँ पे पता है कि जो बच्चा है, न्यूबॉर्न जो भी होने वाला है, तो उसको उतना बढ़िया एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, केयर नहीं मिल पाएगी, तब भी ये क्या होता है, लीगल होता है, ठीक है? तो ये सारे क्राइटेरिया आज के डे में जाके ऐड किए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। व्हाई एमपीपी, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, है ना? तो अगर इसमें थोड़ा-सा भी ये लीगल नहीं लगाया गया तो पता ही है बहुत ज़्यादा मतलब रेट डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है? और साफ-साफ लिखा भी जा रहा है, सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज़ दीज़ आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस, दोनों के लिए डेंजरस तो है ही, उसमें तो खैर कोई डाउट ही नहीं है ना? अब यहाँ पे देखिए, अभी-अभी जो मैंने आपको समझाया है उसकी थोड़ी डिटेलिंग है। कैन बी टर्मिनेटेड अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बाद ये खतरनाक हो जाता है। किसके लिए? फीमेल के लिए, ठीक है? रिक्वायर्स अ सेकंड डॉक्टर्स अप्रूवल इफ बियॉन्ड 12 वीक्स, अगर उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे एक दूसरे डॉक्टर की भी क्या चाहिए, वहाँ पे अप्रूवल चाहिए कि हाँ, ठीक है, कर सकते हैं, क्या है, नहीं है, ठीक है? फिर यहाँ पे वही है कि जब मदर के लाइफ को सेव करना हो, ठीक है, मेंटल इलनेस या फिर कुछ वैसा रीज़न हो मदर को, प्रेगनेंसी अगर किसकी वजह से लीड कर रहा हो, रेप की वजह से, वही सेम चीज़ें हैं, बस मैं यहाँ पे आपको रिवाइज़ करा रही हूँ। मैरिड वुमेन है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिया, इंजेक्शन लिया, कुछ भी लिया बट वो फेल हो गया, तब भी है वैसा कि हाँ, ठीक है। बहुत अर्ली स्टेजेस का है बट ये, है ना? ऐसा नहीं है कि 12 वीक्स के बाद या 20 वीक्स के बाद हो तो कोई भी जाके करा ले। फीमेल की लाइफ को खुद ही रिस्क होता है वहाँ पे, है ना? तो वहाँ पे चाहे मदर है, चाहे बॉर्न होने वाला जो चाइल्ड है, वहाँ पे एमनियोसेंटेसिस कराया तो पता चला उसको कोई मेंटल इलनेस हो सकती है। अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी ना 5th चैप्टर। 5th चैप्टर का क्या मतलब, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत अच्छे-अच्छे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे क्रोमोसोमल अच्छे-अच्छे बोलने का मतलब एक छोटा-सा अगर क्रोमोसोम में कहीं पे कोई चेंज आएगा तो वो बहुत बड़े चेंज को लीड करता है ना? वैसा अगर कुछ पता चलता है तो उस केस में डॉक्टर्स जो है वहाँ पे हाँ, बोलते हैं कि ठीक है आप करा सकते हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, और रिटन कंसेंट में है यहाँ पे कि बाय द वुमन, बाय लीगल गार्डियन इफ वुमन इज लुनेटिक और माइनर, फीमेल की एज अगर कम है, 18 इयर्स बिलो है, तो उस केस में जो गार्डियन है वो भी डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अब ये हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एसटीडीज का है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। जब इसकी बात आती है, जब भी ये टॉपिक उठ के आता है, जब कभी भी, ठीक है, तो सबसे पहले तो 10th की याद आती है बच्चों को। एक छोटा-सा 3 टू 4 लाइन का एक पैरा दिया था, ठीक है? किसमें? एसटीडीज़ के अंदर में। किसमें दिया गया था? एसटीडीज़ के अंदर दिया गया था, ठीक है? एसटीडीज़ का साफ-सीधा सा एक मतलब है, अगर मैं समझाऊँ आपको, तो अगर सपोज़ कीजिए मेल पार्टनर है और अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पे फीमेल पार्टनर है, ठीक है? और इसको किसी भी टाइप का कोई भी डिजीज है, बहुत साधारण भाषा में समझा रही हूँ आपको, इसको कोई भी ऐसा डिजीज है जो कि अगर ये इसके फिजिकल कांटेक्ट में आए तो इसको हो सकता है, और अगर सपोज कीजिए कि इसको डिजीज है तो अगर ये फीमेल इसके फिजिकल कांटेक्ट में आए तो इसको हो सकता है। कब? सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोलते हैं, ठीक है। तो साफ-साफ यहाँ पे एक बात समझ आती है कि ये ऐसे डिजीजेज़ हैं, जो कि कब होंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में होंगे। साधारण सी बात है, समझ आ गई होगी आपको, है ना? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसमें बहुत सारे ऐसे डिजीजेज़ हैं, कुछ वायरस की वजह से होंगे, कुछ बैक्टीरिया की वजह से, ऑब्वियस है ये सारे जो इन्फेक्शंस हैं,
इसको कॉज करने का काम कौन करते हैं, माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, है ना। तो बहुत सारे एसटीडीज जो है आपको सुनने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बहुत शॉर्ट में, ज्यादा नहीं लिखूंगी मैं, तो पहले लिख लीजिए डिजीजेज और एनी काइंड ऑफ infections, any kind of infections which are transmitted which are transmitted through sexual intercourse भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिसेस भी लिख सकते हैं, है ना, एक ही बात है। are termed as STDs। मैं डिटेल में, मतलब इतना लेंदी लिखने की क्या जरूरत है, समझ ही रहे हैं आप लोग। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, कभी एग्जाम में इस चीज को देख के कंफ्यूज नहीं करना है। क्या, जो एसटीडीज हैं, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेनेरल डिजीजेस बोलते हैं, VENERAL। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेनेरल डिजीजेस, है ना। कभी लिख दिया गया या ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। और वेनेरल डिजीजेस, और ऑब्वियस है सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हो रहा है, तो कहाँ इंफेक्शन होगा, तो इंफेक्शन होगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो इसका नाम हो गया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। इजी है, बस ऐसे ऐसे समझते जाना है। तो ये क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। क्या हो गया ये, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। चलिए ये हो गया। अब हम लोग फटाफट नेम्स देख लेते हैं इसके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 आपने ऑलरेडी 10th क्लास में सुने थे, कौन कौन से मैं आपको याद दिलाती हूँ। एड्स, ये रहा, उसके बाद गोनोरिया, ये रहा, सिफिलिस, और एक वर्ड्स, जेनाइटल वर्ड्स, ठीक है। बहुत मतलब अजीब कंडीशंस होते हैं ये, बहुत ही नेट पे, जैसे इन सब की आप सारे वर्ड को एक बार नेट पे टाइप कीजिएगा, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे डिजीज निकल के सामने आते हैं जिसको देखने का मन ना करे, मतलब बहुत ही अजीब सा होता है ये सारे। ऑब्वियस है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अब एड्स है तो वायरस की वजह से हो रहा है। तो एक एड्स को छोड़ के, एड्स तो खैर दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम ही ध्वस्त हो जाता है। और इसका पूरा HIV का जो लाइफ साइकिल है, ये मैं आपको हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में 8वें चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। 8th चैप्टर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप इसको डिटेल में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, इसकी पूरी डिटेलिंग आप लोग करेंगे। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, नाम याद रखना है। गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पिस है, क्लेमाइडियसिस है, जेनाइटल वॉर्ड्स है, ट्राइकोमोनियासिस है, ये फंजाई से होता है, हेपेटाइटिस बी है, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर्स दैट इज HIV, है ना। ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है जो कि एड्स को कॉज करता है, ठीक है। और इस पूरा HIV का जो लाइफ साइकिल है, ये कैसे घुसता है, कैसे सर्वाइव करता है, कैसे इन्फेक्ट करता है, ये पूरा मैं आपको चैप्टर 8 में बहुत अच्छे समझाऊंगी, ठीक है। आगे देखिए, कुछ इन्फेक्शन है इसमें, जैसे हेपेटाइटिस बी है, HIV है। ये जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही हो, तो यहाँ पे इस बात को क्लियर किया जा रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल्स में गए, कहीं पे गए, उसने क्या किया, पैसे बचाने के लिए जो इंजेक्शन नीडल्स या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, किसी और का उसने यूज करा था, मतलब वैसे इन्फेक्शन वाले पर्सन को वही उसने दूसरे पर्सन को भी उसी से ऑपरेट कर दिया, तो होगा गलती डॉक्टर की, भुगतना किसको पड़ेगा, हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, है ना। तो वही सब यहाँ पे लिखा, जैसे अमिताभ बच्चन का केस आपने सुना होगा, उनको हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। तो वो बार बार एक ही बात बोलते हैं कि कूली मूवी की जब शूटिंग कर रहे थे तो वो गिर गए थे, चोट आई थी, पता नहीं क्या उस टाइम कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी थी, तो जिस बंदे ने उनको ब्लड डोनेट किया था उसको हेपेटाइटिस बी था।
मतलब वो ऐसा बोलते हैं, बोलते हुए सुना होगा आप लोगों ने, है ना? या फिर जो इन्फेक्टेड मदर है उससे उसके बच्चे को हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वे प्लेसेंटा कनेक्ट कर रहा है, मैंने पहले ही बोला है, जिस बच्चे का चैप्टर 3 अच्छा होता है, उसको चैप्टर 4 समझने में कभी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है? देन देखिए, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड एचआईवी इन्फेक्शंस, अदर डिजीजेस आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली, है ना? साफ-साफ यहाँ पे लिख भी रहा है कि इन सब को छोड़ के हेपेटाइटिस बी डेंजरस है, जेनिटल हर्पिस डेंजरस है, एचआईवी इन्फेक्शन ये डेंजरस है। तो मतलब इन तीनों को छोड़ के बाकी सब जो है उनको क्योर किया जा सकता है, मतलब अगर प्रॉपर उन पे ध्यान दिया जाए या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी कोर्स मेडिसिन के डॉक्टर बताते हैं तो उससे उसको क्योर किया जा सकता है, ठीक है? कुछ ऐसे माइनर भी होते हैं, जैसे जैसे इचिंग की प्रॉब्लम है, एक को है दूसरे को हो जाएगी। लक्षण क्या है? फीमेल में फ्लूइड डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया, स्लाइट पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, है ना? कहाँ पे? तो जेनिटल रीजन में। तो इन जो इन्फेक्टेड फीमेल है, कई बार ऐसा, अब देखिए आप लिखा एसिम्प्टोमेटिक, क्या मतलब है इसका? कोई ऐसी फीमेल है जिसको कोई डिजीज है बट उसको लक्षण नहीं दिख रहा है, उसको पता नहीं चल रहा, काफी टाइम के बाद उसको पता चलता है। तो ये लिखा है कि मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, तो इसमें मुझे कुछ लिखना तो है नहीं, ये समझने वाली बात है। एक बार मैंने बताया तो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं आती बच्चों को, ठीक है? और फिर आगे देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे, दिस could lead to complications later which include pelvic inflammatory diseases। इसको आपको ऐसे पूछा जाएगा, एक्सपेंड द टर्म पीआईडी। क्या पूछा जाएगा? पीआईडी। तो क्या है ये? पेल्विक रीजन पता है आपको क्या होता है ना? पेल्विक, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे लिख लीजिए पेल्विक इंफ्लेमेटरी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीजेस, है ना? पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीजेस, ये क्या हो गया? पीआईडी हो गया, ठीक है? अबॉर्शन, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक। देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? अगर कभी आपसे कोई पूछे, अगर एग्जाम में 1 मार्क का आ गया कि व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, कभी भी अगर आ गया, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको याद रखना है कि ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो यहाँ पे गॉड ने कॉपीराइट दे के भेजा है क्या, कि जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ होगा? एंडोमेट्रियम की वॉल पे है। और जो क्या होगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन है वो जब भी होगा तो कहाँ पे होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा, ठीक है? लेकिन अगर अदर देन द यूट्रस, कई बार क्या होता है ना कि कुछ दूसरे पार्ट में कहीं पे इम्प्लांट कर दिया जाता है गलती से, तो उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है? तो कैसे लिखे इसको? तो मैंने आपको सिखाया है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे? तो टू द यूटेराइन वॉल को हटा देना है और आपको लिख देना है इन एनी अदर पार्ट देन यूट्रस, यूट्रस को छोड़ के कहीं और पे चिपक गया जाके, तो क्या बोलते हैं उसको? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे है इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एसटीडीज आर अ मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी। अब ये सारे जो भी डिजीज है ये सब है, ठीक है? किसी कपल को है तो वो कैसे अज्यूम कर सकता है कि जो आगे जनरेशन में जो उसके ऑफस्प्रिंग होने वाले वो हेल्दी होंगे? दैट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, है ना? तो रिस्क किसको होगा? आगे बच्चे को होगा। तो इसी वजह से इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है ताकि लोग इस पे ध्यान दें, है ना? यहाँ पे दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शंस, देयर इncidences आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 24 ईयर्स, ठीक है? इस एज में ज्यादा होता है, लोगों को नॉलेज नहीं होती, बच्चों को टीन एज में होते हैं तो बहुत ज्यादा इसमें होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे बार बार बोल रहा है कि प्रिवेंशन इज पॉसिबल, और इसके कुछ तरीके बताए जा रहे हैं। अननोन पार्टनर है तो उसके साथ इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, कॉन्डोम्स का यूज करना चाहिए, और डाउट है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है? अब मैं अगले टॉपिक पे मूव कर रही हूँ। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? आगे बढ़ू मैं, इसमें कोई डाउट? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट पेज जो है वो ज्यादा समझने वाला है। अब देखिए इनफर्टिलिटी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? क्या कर रहा है ये चैप्टर? पहले इसने क्या किया आपको? पहले इसने बताया नेचुरल मेथड से कैसे अवॉइड करें, फिर इसने क्या बोला कि कुछ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हार्मोन का कैसे यूज कर सकते हैं डिले करने के लिए, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे एसटीडीज की पढ़ाई कराई जाए। एक सबसे बड़ा जो आज के डे में सवाल ये है, अब खान पान चेंज हो रहा है, पोल्यूशन ज्यादा है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है,
तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है ना डे बाय डे फीमेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा। मैं आपको ये सारे टर्म्स सिर्फ एक डायग्राम से समझाऊंगी, ओनली विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम। हो नहीं सकता कि आपको समझ में आए, जरूर आएगा, ठीक है। अब ये सारे ऐसे टेक्निक्स, ऐसे जो सारे स्पेशल टेक्निक्स हैं जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से, इसका पता है टारगेट क्या है, एम क्या है इस पेज का, कि चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत करनी पड़े, बट किसी न किसी तरीके से हमें यहाँ पे फीमेल के यूट्रस के एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांटेशन करा के इसको प्रेगनेंसी को लीड कराना है। पहली बात तो ये समझ जाइए आप, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ये सारे टर्म्स की बात करें, हम लोग यहाँ पे किसकी बात करें, सारे टर्म्स की बात करें, तो ये सारे टर्म्स मैं आपको एक डायग्राम से समझाने वाली हूँ, फटाफट समझते जाइए, ठीक है। पहली बात तो इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी, जो बोलना है आपको बोलिए, ठीक है। एक्सपेंड आर्ट तो घबराइएगा नहीं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये देखिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऐसी कंडीशन है जहां पे लैब कंडीशन में, जहां पे क्या होता है, लैब कंडीशन में स्पर्म और ओवम को फ्यूज कराया जाता है, इसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। समझ आया? इन विट्रो का मतलब, इन विट्रो जो ये वर्ड है ना बायो में, दैट मीन्स लैब कंडीशन, दैट मीन्स लैब कंडीशन, इन लैब, लैब के कंडीशन में कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यही आपको लिख देना है और एक डायग्राम बच्चे रफ में बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला लिखा है ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्या लिखा है, एम्ब्रियो ट्रांसफर लिखा हुआ है, ठीक। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, पहले आपने इसको फर्टिलाइज कराया, फर्टिलाइज कराने के बाद ये सब आपका सीखा हुआ है, टू सेल्ड स्टेज, ये रहा टू सेल्ड स्टेज, उसके बाद फोर सेल्ड स्टेज, एट सेल्ड स्टेज, और फिर क्या होता है, एक कैन्युला के थ्रू, है ना, इस फीमेल की बॉडी में जब पता चलता है इसकी भी आगे 16 टू 32 सेल्ड स्टेज है, तो इसको यहाँ पे जाके ऐसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है, यूट्रस की वॉल से जाके अटैच तभी तो होगा, अगर आप जाइगोट वाले स्टेज में भेज दीजिएगा तो बेचारा फेल हो गया यहाँ पे, है ना। तो इसको, ये जो हुआ ना यहाँ पे, इस एम्ब्रियो को उठा के यहाँ तक जो आपने भेजा है, इसको हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर मान लीजिए ये शुरुआती स्टेज है, शुरुआती स्टेज का क्या मतलब है, सपोज कीजिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बना हुआ है और किसी डॉक्टर को क्या करना है, जाइगोट को भेजना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो बहुत अच्छे से आपके पास कॉन्सेप्ट है कि उस केस में डॉक्टर को इसको कहाँ भेजना पड़ेगा, फैलोपियन ट्यूब में भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा, इसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही भेजना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं डॉक्टर के पास, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ZIFT जिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ZIFT, क्या मतलब है इसका, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो एक है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और एक क्या है, दूसरा एक तरीका है, दूसरा एक और तरीका आपको सुनने को मिलेगा, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। ये तो IVF है, और एक और है यहाँ पे, ये देखिए जिफ्ट, मतलब जाइगोट को फेलो, अच्छा एक कॉमन सेंस लगाइए ना, इसमें रखने वाली कौन सी बात है, जब आपको पता है कि क्या करना है, भेजना है किसको, आपको जब ऑलरेडी पता है कि किसको भेजना है, किसको आप ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जाइगोट को। तो जाइगोट कहाँ जाएगा, जाइगोट ऑब्वियस है कि या फिर तुरंत फर्टिलाइज्ड एग जो यहाँ पे लिख रहा है, तो इसके बाद बनेगा क्या, जाइगोट बनेगा। तो इसको कहाँ भेजना पड़ेगा, तो ये कॉमन सेंस है कि इसको जब भी भेजना है तो आप कहाँ भेजिए, फैलोपियन ट्यूब में। तो इसको हम लोग जिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं, ZIFT। आया समझ में, कोई दिक्कत इसको समझने में, कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में, समझ आ रही बात मेरी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया ZIFT। अब एक और टर्म क्या है यहाँ पे, ये देखिए जिफ्ट है, अभी मैंने आपको जिफ्ट समझाया। जाइगोट को जब आप कहाँ भेज रहे हैं, जाइगोट को जब भेजा जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, दैट इज ZIFT, ठीक है। अब शुरुआती स्टेज में पता क्या चला कि जो स्पर्म है उसके अंदर मोटिलिटी है ही नहीं। क्या दिक्कत है,
आपको पता चला कि स्पर्म के अंदर मोटिलिटी है ही नहीं। तो उस केस में क्या किया जाता है कि जो स्पर्म्स हैं उनको भेजा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऐसे सिस्टम बनाया, ठीक है। स्पर्म है, इसमें मोटिलिटी है ही नहीं। तो गैमीट को आप भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं? जैसे विकी डोनर मूवी देखी आपने, स्पर्म जो है वो डोनेट करता था, तो उस फीमेल में उसके पार्टनर का स्पर्म नहीं जा पाता होगा फेलोपियन ट्यूब तक, तो यहाँ भेजा जाता है। तो ये गैमीट जो भेज रहे हैं ना, दैट इज गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन जिफ्ट एंड गिफ्ट, जरूर आएगा, याद रखिएगा। अगर टीचर सोचे कि हाँ हमें अच्छे से बच्चे को चेक करना है या फिर हम इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिफ्ट और गिफ्ट, दोनों में फर्क है। एक में गमीट ट्रांसफर किया जा रहा है, दूसरे में जाइगोट ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। देन देखिए, नेक्स्ट है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके पास इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब ये क्या नया ड्रामा है? तो इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर। किसको भेजना है? तो ऑब्वियस है, जब आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा सेल वाले स्टेजेस को, मान लीजिए इसका सेल स्टेज बहुत ज्यादा हो गया, तो फैलोपियन ट्यूब में थोड़ी भेजिएगा इसको, कहाँ भेजिएगा? इसको भेजना होता है यूट्रस के अंदर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और अगर एम्ब्रियो नॉर्मल फीमेल की बॉडी में उसके अंदर ही हो रहा है, इनसाइड द, जैसे होता है नॉर्मली, उसको हम लोग इन वीवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन वीवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक टर्म है यहाँ पे हम लोगों के पास, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब अपना कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। जब हम लोग इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन को समझना स्टार्ट करते हैं, तो ये होता क्या है एक्चुअल में? इस केस में चांसेस को बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। फीमेल की बॉडी में क्या किया जाता है? जो निकाला गया, रिमूव किया गया ओवम को, उसमें लैब कंडीशन में इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म्स को इंजेक्ट किया जाता है, ताकि क्या हो सके? ताकि वहां पे, ये देखिए, ये है ना, ये देखिए क्या इसके थ्रू, इंजेक्शन नीडल के थ्रू क्या जा रहा है? ये देखिए स्पर्म है, और एग साइटोप्लाज्म के अंदर जाके जबरदस्ती इसको क्या किया जा रहा है? इंजेक्ट किया जा रहा है। तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। मतलब बढ़ने का क्या मतलब है? बिल्कुल 100% श्योरिटी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ICSI बोलते हैं। ये देखिए, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक फॉर्म इंजेक्शन, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फॉर्म इंजेक्शन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वही विकी डोनर वाला केस याद रखिए। पता चला कि लो स्पर्म काउंट है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, मेल के स्पर्म में वैसी कैपेबिलिटी नहीं है ना? तो सारे केसेस में फीमेल की बॉडी में आर्टिफिशियली उसको भेजना पड़ता है, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। और नेक्स्ट आगे क्या बचता है? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जब पता चल रहा है कि हाँ जो हेल्दी डोनर है उसमें स्पर्म काउंट और सारी चीजें अच्छी है, ठीक है, तो बस यूट्रस में भी ले जाके छोड़ दिया तो वो खुद ही स्विम करता हुआ ऊपर जाएगा और आगे फर्टिलाइजेशन कर सकता है। अब जब इस चैप्टर को लास्ट करना हो, तो ऑब्वियस है कोई भी राइटर क्या लिखेंगे? बोलेंगे ठीक है, ये सब ना बहुत कॉस्टली है, पता ही आपको, बहुत एक्सपेंसिव है। देखिए, और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन की भी जरूरत पड़ती है। हर किसी के वश की बात नहीं है कि सारे ऐसे कपल हो जो कि स्टेराइल है तो वो चले गए उठ के डॉक्टर के पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, है ना? तो फिर उस केस में क्या किया जा सकता है कि अडॉप्शन जो है, बच्चों को अडॉप्ट करना, वो भी एक तरीका है, वो भी एक मेथड है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसमें भी बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन और सुधार किया है कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे जितने टर्म्स हैं मैंने उनको समझाया है आपको। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पेज जो है ना, ये जो पेज है आपका, इसको ध्यान से देखिए। अगर इसका एक शब्द भी, तभी मैंने एक वर्ड भी मिस नहीं किया है अपनी तरफ से समझाने में, एक वर्ड भी आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आया, तो आप मेरे से पूछिए अभी के अभी, मैं आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछिए मेरे से इसमें। कोई भी वर्ड ध्यान से देख लीजिए, 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ आपको, पहले देखिए ध्यान से, तब आपको पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं।
कोई डाउट यहाँ तक समझ आ रहा है अच्छे से? और ये सब क्या है पता है? ये सब के सब हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आज के डे में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोगों ने कर ली है, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम सारी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो इसके पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है ना? कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए, है ना? क्योंकि मैंने इसको जल्दी-जल्दी कराया है, मुझे याद है कि कल एग्ज़ाम है तो वो सोच के ही मैंने कराया है। तो कोई अगर डाउट हो तो बिल्कुल इत्मीनान से बैठ के सारे वर्ड्स बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है ये, बट वही है कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सब में डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती उसको समझने में, ठीक है? लीव करूँ मैं? लीव करूँ मैं? हाँ, इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए बैठ के और मेरे पास ये जो पीडीएफ अवेलेबल है, मैं अभी सेंड कर रही हूँ आप लोगों को, है ना? फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो मुझे पूछिएगा, ठीक है? चलिए मैं लीव करती हूँ।